दोस्तों, ये कहानी किसी कल्पना से नहीं निकली। ये उस डर से पैदा हुई है जो रात के सन्नाटे में सांस लेता है, जो ट्रक की हेडलाइट के आगे चलती सड़क पर नहीं बल्कि ड्राइवर की धड़कनों में दिखाई देता है। ट्रक ड्राइवर की जिंदगी बाहर से लोहा लगती है, लेकिन अंदर से वो हर रात टूटता है। घर की मजबूरी, बीमार माँ, बच्चों की भूख और पत्नी की खामोश चिंता के साथ जब वो अंधे हाईवे पर उतरता है, तब उसे नहीं पता होता कि आज रात वो लौटेगा भी या नहीं। ये कहानी सुनते वक्त अगर कभी आपको लगे कि केबिन के अंदर कोई तीसरी सांस चल रही है या कानों के पास कोई बहुत धीरे से कुछ कह रहा है, तो समझ लीजिएगा कि झारखंड का वो हाईवे आपको भी सुन रहा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर दिल की धड़कनें तेज हो जाएं, तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ डर कहानी नहीं बनता, यहाँ डर जिंदा रहता है। कहते हैं कि आदमी का असली चेहरा रात के अंधेरे में निकलता है और ट्रक ड्राइवर की असली जिंदगी तो सड़क पर ही खुलती है। मैं भी उन्हीं लाखों लोगों में से एक हूं जिनका घर पहियों पर चलता है और जिनकी किस्मत डीजल के धुएं में लिखी जाती है। लोग जब ट्रक देखते हैं तो बस हॉर्न, लाइट और भारी आवाज देखते हैं, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उस केबिन के अंदर बैठा इंसान किन हालातों से भागता हुआ निकलता है। मेरा नाम रमेश है। उम्र 40 के पार जा चुकी है। घर में बूढ़ी माँ है जो रोज सुबह तुलसी के सामने दिया जलाकर मेरी सलामती की प्रार्थना करती है। पत्नी सीमा है, अच्छी औरत है, लेकिन गरीबी ने उसके चेहरे से मुस्कान छीन ली है। 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा 10वीं में है, छोटा अभी स्कूल जाता है। बेटे की फीस बाकी है, माँ की दवाइयाँ खत्म हो रही हैं और घर का किराया हर महीने गले में फंदे की तरह कसता जा रहा है। इसीलिए मैं ज्यादातर लंबा रूट लेता हूँ। ज्यादा पैसा, ज्यादा जोखिम, और उसी जोखिम ने मुझे झारखंड के उस हाईवे तक पहुंचा दिया जिसका नाम सुनते ही पुराने ड्राइवर सिगरेट बुझा देते हैं और बात बदल देते हैं। मेरे साथ खलासी है किशन, मेरे ही गांव का लड़का है, उम्र कोई 25-26 साल। हिंदू रीति रिवाज मानने वाला, गले में काला धागा और हाथ में तांबे का कड़ा। हर सफर से पहले हनुमान जी का नाम लेता है और ट्रक के टायर पर पानी छिड़क देता है। उसकी हंसी में बचपना है, लेकिन आंखों में डर छुपा रहता है। वो डर जो इस पेशे में कुछ महीने में ही आ जाता है। उस दिन भी हम दोनों ने सुबह सुबह मंदिर में माथा टेका था। मैंने मां के दिए हुए अक्षत डैशबोर्ड पर रखे थे और किशन ने अगरबत्ती जलाई थी। ट्रक पुराना था लेकिन भरोसेमंद, लोहा लदा हुआ था, भारी, ठंडा और बेआवाज, जैसे कोई चीज सांस रोक कर बैठी हो। दिन ढलते ढलते हम झारखंड की सीमा में दाखिल हो गए। सड़क संकरी होने लगी, जंगल गहराने लगा। मोबाइल नेटवर्क पहले कमजोर हुआ, फिर बिल्कुल गायब। आसपास न ढाबा, न गांव, न कोई रोशनी, बस ट्रक की हेडलाइट और आगे फैलती काली सड़क। किशन ने हल्की आवाज में कहा, भैया, यही वो हाईवे है क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे खुद पता था, हाँ, यही है। रात बढ़ने लगी। घड़ी में 12 बज चुके थे। जंगल इतना सघन था कि लगता था पेड़ सड़क के ऊपर झुककर कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हों। हवा चल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रक के अंदर वो हवा नहीं आ रही थी, जैसे बाहर और अंदर की दुनिया अलग अलग हों। तभी पहली बार मुझे वो एहसास हुआ। कोई साफ शक्ल नहीं, कोई आवाज नहीं, बस ऐसा लगा जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो। किशन ने रेडियो चालू करने की कोशिश की। शोर आया, फिर 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत धीमी आवाज में कुछ कहा हो। किशन ने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। भैया, यहां रात में गाड़ी क्यों नहीं रोकते लोग? उसने पूछा। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, क्योंकि यहां रुकने वाले दोबारा जल्दी चल नहीं पाते। ये शब्द मेरे मुंह से खुद निकल गए। मुझे उस वक्त अपनी पत्नी का चेहरा याद आया, मां की कांपती उंगलियां याद आईं, और मन ही मन मैंने कसम खाई, जो भी हो, इस सड़क पर रुकना नहीं है। लेकिन झारखंड का भूतिया हाईवे हमारी कसम सुन चुका था और उसने अपनी पहली चाल चल दी। ट्रक की लाइट अचानक एक पल के लिए बुझी और उसी अंधेरे में मुझे किसी के बैठने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हमारे ही केबिन में आकर बैठ गया हो। लाइट के बुझते ही मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो।
स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे गाड़ी नहीं, मेरी सांसें फिसल रही हों। हेडलाइट फिर जल गई। सड़क सामने थी, जंगल वहीं था, किशन बगल में बैठा था। लेकिन केबिन का माहौल बदल चुका था। किशन ने बहुत धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सवाल नहीं पूछ रही थीं, वो सिर्फ ये जानना चाहती थी कि जो उसने महसूस किया, क्या मैंने भी वही महसूस किया है। भैया, उसकी आवाज गले में अटक गई। आपने कुछ सुना? मैंने जवाब देने से पहले शीशे में देखा। पीछे खाली सड़क थी, कोई परछाई नहीं, कोई साया नहीं। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी की नजर हमारी पीठ पर टिकी हो। कुछ नहीं, मैंने झूठ बोला, क्योंकि अगर मैं सच बोल देता तो शायद ट्रक वहीं रुक जाता। हम दोनों चुप हो गए। इंजन की आवाज ही अब हमारी दुनिया थी। टायर जब सड़क पर घूमते तो लगता जैसे किसी सूखी हड्डी पर घिस रहे हों। झारखंड का जंगल अब सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो एक बंद कमरा बन चुका था जिसके दरवाजे बाहर से बंद हो चुके हों। कुछ किलोमीटर आगे जाकर सड़क थोड़ी नीचे की तरफ झुकने लगी। एक मोड़ पर अचानक ट्रक अपने आप धीमा हो गया। मैंने एक्सीलेटर दबाया, लेकिन रिस्पॉन्स वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। किशन, देख जरा मीटर, मैंने कहा। वो झुका, फिर बोला, भैया सब नॉर्मल दिखा रहा है। फिर ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई अदृश्य हाथ ट्रक को पीछे खींच रहा है। तभी मैंने सड़क के किनारे कुछ देखा। पहले तो लगा पत्थर है, फिर वो हिला। एक औरत, सफेद नहीं, काली नहीं, बस मिट्टी के रंग की साड़ी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका खड़ा होना स्वाभाविक था। न वो हाथ हिला रही थी, न इशारा कर रही थी, बस सड़क की तरफ मुंह किए खड़ी थी। किशन ने उसे देख लिया। उसने झट से हनुमान चालीसा का पहला दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। भैया मत रोकना, उसने लगभग फुसफुसाकर कहा। मैंने ब्रेक नहीं लगाया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, केबिन के अंदर ठंडक फैल गई। ऐसी ठंडक जो पसीने को भी जमा दे। साइड मिरर में मैंने फिर देखा, वो औरत अब सड़क पर नहीं थी। गई कहां? किशन की आवाज कांप रही थी। मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसी पल मुझे पीछे से हल्की सी खटखट सुनाई दी, जैसे कोई ट्रक के डाले पर नाखून मार रहा हो। खट खट खट। मेरे दिमाग में एक साथ कई बातें दौड़ गईं। लॉक खुल गया, कोई जानवर चढ़ गया, या कुछ और। मैंने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। आवाज और तेज हो गई। किशन अब पूरी तरह डर चुका था। उसने जेब से नींबू मिर्च निकाली और डैशबोर्ड पर रख दी। उसके होंठ हिल रहे थे। वो मन ही मन भगवान को याद कर रहा था। अचानक आवाज बंद हो गई और उसी खामोशी में एक धीमी सांस केबिन के अंदर गूंजी। वो सांस न मेरी थी न किशन की। मेरे गले से बस इतना निकला, हे भगवान। और तभी मेरे कान के पास किसी ने बहुत धीरे से कहा, मत देखो। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने शीशे की तरफ नहीं देखा, क्योंकि झारखंड का ये हाईवे एक बार अगर दिखा दे तो आदमी जिंदगी भर आंखें बंद करके भी वही देखता रहता है। मत देखो, वो शब्द मेरे कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंजे थे, जैसे किसी ने खोपड़ी के भीतर बैठकर फुसफुसाया हो। मैंने गर्दन जरा सी भी नहीं घुमाई। स्टीयरिंग इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उंगलियों में दर्द होने लगा था, लेकिन उस दर्द से ज्यादा डर इस बात का था कि अगर मैंने पीछे देखा तो शायद फिर कभी आगे देखने लायक न बचूं। किशन ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। भैया आपने भी? वो पूरा सवाल नहीं कर पाया। मैंने सिर्फ इतना कहा, हनुमान जी का नाम लेता रहा। ट्रक अब अपनी रफ्तार में था, लेकिन सड़क अजीब तरीके से लंबी होती जा रही थी। मीटर चल रहा था, डीजल जल रहा था, इंजन काम कर रहा था, फिर भी लगता था जैसे हम एक ही जगह पर घूम रहे हों। जंगल के पेड़ पहले से ज्यादा पास आ गए थे। उनकी परछाइयां हेडलाइट में ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई इशारे कर रहा हो, रुकने के लिए नहीं बल्कि बुलाने के लिए। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि केबिन में हवा का बहाव बदल गया है। अब ठंड पीछे से नहीं, दाईं तरफ से आ रही थी, किशन की सीट की तरफ से। लेकिन खिड़की तो बंद थी। किशन ने अचानक अपनी सीट से थोड़ा हटकर बैठने की कोशिश की। भैया यहां कोई बैठा है? उसने कांपती आवाज में कहा। बकवास मत कर, मैंने गुस्से में कहा, लेकिन वो गुस्सा डर से पैदा हुआ था, हिम्मत से नहीं। तभी ट्रक के अंदर डीजल और मिट्टी की मिली जुली अजीब सी गंध फैल गई। वो गंध नई नहीं थी,
मैंने उसे पहले भी कहीं महसूस किया था, शायद किसी पुराने एक्सीडेंट वाली जगह पर, जहां सड़क के किनारे टूटे हुए नारियल पड़े रहते हैं और लोग चुपचाप अगरबत्ती जलाकर चले जाते हैं। मेरे दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरी। सड़क किनारे टूटा हुआ ट्रक, जंगल में बिखरा लोहा और किसी का नाम लेकर रोता हुआ कोई नहीं। भैया, किशन की आवाज अब लगभग रोने जैसी थी। मुझे मां की याद आ रही है। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी पल मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। नेटवर्क नहीं था, फिर भी स्क्रीन 28 सेकंड तक जलती रही, पर एक मिस्ड कॉल चमक रही थी। नाम लिखा था घर। मेरी सांस अटक गई। मैंने फोन उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि अगर कॉल उठी तो दूसरी तरफ सीमा की आवाज नहीं होगी। फोन अपने आप बंद हो गया। किशन ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। उसके होंठ तेज तेज हिल रहे थे। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तभी ट्रक के पीछे फिर वही आवाज आई, खट खट। लेकिन इस बार नाखून की नहीं थी, ये आवाज पैरों की थी, जैसे कोई लोड के ऊपर धीरे धीरे चल रहा हो। मेरे माथे से पसीना बहने लगा। अगर कोई इंसान होता तो अब तक दिख जाता, अगर जानवर होता तो आवाज अलग होती। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो वजन रखता था लेकिन जिस्म नहीं। मैंने अचानक स्टीयरिंग सीधा किया और ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। इंजन गरजा, जंगल की खामोशी चीरती हुई आवाज निकली, और उसी शोर में केबिन के अंदर बहुत साफ शब्दों में एक और आवाज आई, यहां से निकल जाओ। मैंने पहली बार महसूस किया कि डर हमेशा मारने नहीं आता। कभी कभी वो सिर्फ ये याद दिलाने आता है कि कुछ रास्ते आदमी के लिए नहीं होते। सामने दूर कहीं मंद सी रोशनी दिखी, शायद कोई चेक पोस्ट, शायद कोई ढाबा, या शायद सिर्फ हमारी उम्मीद। मैंने एक्सीलेटर और दबा दिया, क्योंकि अब रुकना हमारे बस में नहीं था। झारखंड का भूतिया हाईवे हमें देख रहा था, और वो अभी हमसे पूरा खेल खेलना बाकी रखे हुए था। सामने जो हल्की सी रोशनी दिख रही थी, वो उम्मीद कम और धोखा ज्यादा लग रही थी, क्योंकि झारखंड के इस हाईवे पर मैंने सीखा था कि हर रोशनी रास्ता नहीं दिखाती। कुछ रोशनियां सिर्फ ये देखने आती हैं कि आदमी डर से कितना टूट चुका है। मैंने आंखें झपकाई नहीं, क्योंकि डर था कि अगर एक पल के लिए भी नजर हटी तो वो रोशनी बुझ जाएगी, और उसके साथ ही शायद हमारी हिम्मत भी। ट्रक अब अपनी पूरी ताकत में था, लेकिन सड़क जैसे जानबूझकर और खराब होती जा रही थी। गड्ढे गहरे हो रहे थे, झटके तेज थे, और हर झटके के साथ ऐसा लगता था जैसे किसी की मौजूदगी और साफ होती जा रही हो। किशन की सांसें तेज थीं, उसका पूरा शरीर अकड़ चुका था। वो लगातार भगवान का नाम ले रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब डर के शोर में दबती जा रही थी। मैंने उससे कहा, कुछ मत बोल, बस बैठा रह, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हम बोलेंगे तो वो भी बोलने लगेगा, और उसकी आवाज शायद हम सह नहीं पाएंगे। तभी अचानक ट्रक के केबिन में वो ठंड फिर फैल गई, लेकिन इस बार वो ठंड किसी हवा की तरह नहीं थी। वो ठंड किसी के बैठ जाने जैसी थी, जैसे कोई हमारे बीच आकर चुपचाप बैठ गया हो और अपने वजन से ही बता रहा हो कि वो मौजूद है। किशन ने आंखें खोलीं और सामने शीशे में देखता ही रह गया। उसके होंठ खुले रह गए, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने शीशे में देखा तो वहां कोई चेहरा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी धुंध थी जो केबिन के अंदर ही अंदर तैर रही थी, जैसे सांसों से नहीं बल्कि यादों से बनी हो। उसी धुंध के बीच मुझे एक एहसास हुआ कि ये कोई गुस्से वाली चीज नहीं है, ये कोई इंसाफ मांगने भी नहीं आई है, ये बस इस सड़क का हिस्सा है। जैसे पेड़, जैसे पत्थर, जैसे अंधेरा, ये बस मौजूद है, और जो भी यहाँ से गुजरता है उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है। तभी अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बज गया, इतना तेज कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। किशन ने डर के मारे कान पकड़ लिए। हॉर्न बंद हुआ तो पूरी दुनिया जैसे एक सेकंड के लिए सुन्न हो गई, और उसी सुन्नपन में मुझे साफ साफ अपने पीछे बैठी किसी चीज की सांस सुनाई दी, भारी, गहरी और बहुत पास। मैंने दिल ही दिल में माँ को याद किया। पत्नी का चेहरा आंखों के सामने आया, बच्चों की हंसी याद आई, और उस एक पल में मुझे समझ में आ गया कि डर तब सबसे खतरनाक होता है जब आदमी के पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। सामने की रोशनी अब पास आ रही थी। अब साफ दिख रहा था कि वो कोई ढाबा नहीं, कोई बस्ती नहीं, बल्कि टूटा फूटा सा पुराना चेक पोस्ट था,
जिसकी एक लाइट टिमटिमा रही थी, जैसे वो भी थक चुकी हो। मैंने ट्रक को उस तरफ मोड़ा, लेकिन जैसे ही मोड़ा, पीछे से वो ठंड अचानक और बढ़ गई, जैसे किसी को हमारा वहां जाना पसंद न आया हो। किशन ने पहली बार जोर से चिल्लाकर कहा, भैया मत जाओ। लेकिन मैंने नहीं रोका, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम यहां से नहीं निकले तो ये सड़क हमें हमेशा के लिए अपना हिस्सा बना लेगी। ट्रक चेक पोस्ट के पास पहुंचा। लाइट के नीचे आते ही वो ठंड एकदम से गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। केबिन हल्का हो गया, सांस लेना आसान लगने लगा। किशन फूट फूट कर रोने लगा और मैं बस स्टीयरिंग पर सिर रखकर कुछ सेकंड बैठा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि डर अभी पूरी तरह गया नहीं है। वो बस थोड़ी देर के लिए पीछे हटा है और झारखंड का भूतिया हाईवे अभी हमें पूरी तरह छोड़ने वाला नहीं है। चेक पोस्ट की उस टिमटिमाती लाइट के नीचे खड़े होकर मुझे पहली बार लगा कि इंसान सच में तब जिंदा महसूस करता है जब उसे यकीन हो जाए कि वो अभी मरा नहीं है। ट्रक रुका हुआ था, लेकिन इंजन बंद करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, क्योंकि मुझे डर था कि अगर इंजन की आवाज बंद हुई तो उस खामोशी में फिर से वही सांसें सुनाई देने लगेंगी। किशन रोते रोते खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई साल बूढ़ा हो गया हो। चेक पोस्ट पर कोई नहीं था, न पुलिस न चौकीदार, बस एक टूटी कुर्सी, दीवार पर लगा भगवान का पुराना कैलेंडर और कोने में रखा हुआ जला हुआ दिया, जो शायद किसी ने डर के मारे या उम्मीद के सहारे जलाया होगा। मैंने ट्रक को न्यूट्रल में ही रखा और शीशे से बाहर झांका। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें वो बोझ नहीं था, वो दबाव नहीं था जो थोड़ी देर पहले हमारे सीने पर रखा हुआ था। फिर भी मन के किसी कोने में ये डर बैठा था कि ये सब खत्म नहीं हुआ है, ये बस एक सांस लेने का मौका है। किशन ने कांपती आवाज में कहा, भैया चलो यहां से जल्दी निकलते हैं। मुझे भी यही लग रहा था, क्योंकि झारखंड के इस हाईवे पर रुकना उतना ही खतरनाक है जितना बिना देखे आगे बढ़ जाना। मैंने गियर डाला और ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जैसे ही हम लाइट की सीमा से बाहर निकले, जंगल फिर से हमें निगलने के लिए तैयार खड़ा था। पेड़ वहीं थे, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें पहचान चुके हों, जैसे कह रहे हों कि हाँ, यही हैं वो जो थोड़ी देर पहले यहां से भागे थे। सड़क अब और सुनसान हो गई थी। मोबाइल बिल्कुल बेजान था, रेडियो से सिर्फ शोर आ रहा था और हमारे बीच बातचीत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कुछ बातें डर को बुला लेती हैं। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे का वजन बदल गया है। लोड वही था, लेकिन संतुलन नहीं था, जैसे कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह सरक रही हो। मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया तो ट्रक हिल गया। किशन ने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे डांट दिया, मत देख, कुछ भी हो जाए मत देख, क्योंकि मैं जानता था कि जो दिखेगा वो शायद सहने लायक नहीं होगा। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक सूखा सा पेड़ गिरा हुआ दिखा, बहुत पुराना, जड़ से उखड़ा हुआ, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोकने के लिए रख दिया हो। मैंने ब्रेक लगाया, ट्रक रुक गया और उसी पल केबिन के अंदर फिर वही ठंड उतर आई। इस बार वो ठंड तेज थी, भारी थी और बहुत करीब थी। किशन की उंगलियां मेरी बाह में धंस गईं, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। मुझे लगा अब कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमें आगे जाने नहीं देगा। पीछे से फिर वही एहसास आया, कोई मौजूद है, बहुत पास, इतना पास कि अगर वो हाथ बढ़ाए तो हमें छू ले। लेकिन इस बार कोई आवाज नहीं आई, कोई फुसफुसाहट नहीं, बस एक दबाव, एक चेतावनी, जैसे कोई कह रहा हो कि यहां से लौट जाओ। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में हनुमान जी का नाम लिया, माँ के हाथों की गर्मी याद की, बच्चों की आवाज याद की और फिर बिना सोचे समझे ट्रक को रिवर्स में डाला। ट्रक पीछे हटा, जैसे ही पीछे हटा वो दबाव थोड़ा कम हुआ। पेड़ अब सड़क के किनारे से निकलने लायक हो गया था। मैंने ट्रक को मोड़ा और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। इंजन चिल्लाया, टायर फिसले, लेकिन ट्रक निकल गया और जैसे ही हम उस पेड़ को पार करके आगे बढ़े, वो ठंड, वो दबाव, वो मौजूदगी फिर से पीछे छूटती चली गई। लेकिन मेरे दिल में ये बात साफ बैठ चुकी थी कि ये सड़क हमें छोड़ नहीं रही है, ये बस हमें याद दिला रही है कि हम यहाँ मेहमान नहीं हैं, और जो मेहमान बनकर आते हैं उन्हें ये हाईवे अपनी भाषा में स्वागत करता है। पेड़ को पार करने के बाद ट्रक जैसे अचानक हल्का हो गया हो,
ऐसा लगा, लेकिन ये हल्कापन राहत का नहीं था, बल्कि उस थकान का था जो डर सहने के बाद शरीर में उतर आती है। मेरे कंधे दर्द कर रहे थे, आंखें जल रही थीं और दिमाग लगातार ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ हमने देखा और महसूस किया वो सच था या डर की उपज। लेकिन झारखंड का ये हाईवे दिमाग को सोचने का वक्त नहीं देता। यहाँ सड़क खुद फैसले लेती है और आदमी बस उन्हें मानने पर मजबूर होता है। किशन अब बिल्कुल चुप था, न मंत्र न भगवान का नाम, बस खाली निगाहों से सामने देखता हुआ, जैसे उसकी आवाज कहीं पीछे उसी अंधेरे में छूट गई हो। मैंने उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो केबिन के अंदर की वो खामोशी टूटेगी और उसके साथ ही कुछ और भी टूट जाएगा। सड़क अब सीधी नहीं थी, हल्की हल्की चढ़ाई और उतराई के बीच से गुजर रही थी, और हर मोड़ पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने वही औरत फिर खड़ी मिलेगी। लेकिन वहां कुछ नहीं था, और यही कुछ न होना सबसे डरावना था। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा कैलेंडर अपने आप हिलने लगा। हवा नहीं थी, फिर भी उसके पन्ने पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य उंगलियां उन्हें छू रही हो। किशन ने घबराकर उसे पकड़ लिया और डैशबोर्ड के नीचे रख दिया। उसी पल मुझे पीछे से किसी भारी चीज के खिसकने की आवाज आई, जैसे लोहा लोहे से टकराया हो। मैंने शीशे में देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन दिल जानता था कि पीछे कुछ बदला है। मैंने स्पीड और बढ़ा दी, क्योंकि अब रुकने का मतलब सवाल पूछना था, और मैं इस सड़क से कोई जवाब नहीं चाहता था। तभी दूर सामने सड़क के किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखा, बहुत पुराना, दीवारों पर काई जमी हुई, और सामने एक टूटा हुआ घंटा लटका हुआ। उस मंदिर को देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी, क्योंकि मुझे याद आया कि कई बार लोग ऐसे रास्तों पर मंदिर इसलिए बनाते हैं ताकि डर को भगवान के नाम से बांध सकें। मैंने ट्रक नहीं रोका, लेकिन जैसे ही मंदिर के सामने से गुजरे, केबिन के अंदर वो ठंड एकदम से तेज हो गई, इतनी तेज कि मेरी सांस मुंह से धुआं बनकर निकलने लगी। किशन ने अचानक अपनी आंखें बंद करके जोर से कहा, भैया, कोई हमारे नाम ले रहा है। मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि मैंने भी वही सुना था, बहुत धीमी आवाज में, जैसे कोई हमें पहचानता हो लेकिन हमें छू नहीं पा रहा हो। मैंने ट्रक को मंदिर से दूर ले जाने की कोशिश की, लेकिन सड़क जैसे खींचती चली जा रही थी। तभी इंजन ने अजीब सी आवाज की, एक झटका लगा और ट्रक की रफ्तार अपने आप कम हो गई। मेरा दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि ये वही पल था जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता था। इस सड़क पर अगर ट्रक रुक गया तो फिर कुछ भी हो सकता था। किशन ने डर के मारे मेरी बांह पकड़ ली। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, इंसान की नहीं लग रही थीं। मैंने गियर बदला, एक्सीलेटर दबाया, इंजन चिल्लाया, लेकिन ट्रक जैसे सुन ही नहीं रहा था। और उसी धीमी रफ्तार में मुझे फिर से वो एहसास हुआ कि कोई हमारे बहुत पास है, इतना पास कि अगर मैं पीछे मुड़ूं तो शायद उसकी मौजूदगी मेरी सांसों से टकरा जाए। मैंने दांत भींच लिए, आंखें सामने गड़ा दी और मन ही मन कहा कि चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि इस हाईवे पर डर का असली चेहरा देखने की कीमत बहुत भारी होती है, और मैं वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं था, चाहे इसके लिए मुझे पूरी रात इसी डर के साथ क्यों न गुजारनी पड़े। इंजन की वो अजीब सी घरघराहट मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी, और हर सेकंड के साथ मुझे लग रहा था कि अगर ट्रक ने पूरी तरह से जवाब दे दिया तो इस सुनसान जंगल और इस भूतिया हाईवे के बीच हमें कोई बचाने नहीं आएगा। मैंने क्लच दबाए रखा, गियर बदलता रहा, एक्सीलेटर पर पैर जमाए रखा, जैसे अपनी पूरी जिंदगी उसी पैडल में डाल दी हो। किशन अब मेरी बांह नहीं पकड़े था, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर सामने शीशे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें देखने जैसा कुछ नहीं बचा था। वो किसी और ही दुनिया में चला गया था, शायद अपने गांव, अपने घर, अपनी माँ के पास, क्योंकि डर जब हद से बढ़ जाता है तो आदमी अपने मन में ही भागने लगता है। सड़क अब और ज्यादा तंग हो गई थी। दोनों तरफ पेड़ इतने पास आ गए थे कि हेडलाइट की रोशनी दीवार की तरह टकराकर वापस आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग में घुस गए हों, जहां ऊपर आसमान नहीं बल्कि अंधेरा लटका हुआ हो। तभी मुझे अचानक महसूस हुआ कि ट्रक के केबिन में अब 3 सांसें चल रही हैं, मेरी,
किशन की और एक और जो बहुत धीमी थी लेकिन बहुत साफ थी। वो सांस किसी बीमार इंसान की तरह भारी नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई बहुत देर से कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे में देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब मुझे यकीन हो चुका था कि इस सड़क पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें न देखना ही समझदारी है। किशन के मुंह से अचानक बहुत धीमी आवाज निकली, भैया पीछे कोई बैठा है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि थकान थी, जैसे वो अब डर से भी हार चुका हो। मैंने उसे डांटा नहीं, चुप भी नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता था कि वो सच कह रहा है। तभी केबिन में अचानक अगरबत्ती जैसी खुशबू फैल गई, बिल्कुल वैसी जैसी किसी गांव में शाम को आरती के समय आती है। वो खुशबू इस अंधेरे, इस डर, इस जंगल से मेल नहीं खा रही थी, और यही बात उसे और डरावनी बना रही थी, क्योंकि जो चीजें अपनी जगह पर न हो वही सबसे ज्यादा असहज करती हैं। मेरे दिमाग में एक पल के लिए विचार आया कि शायद कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगले ही पल मुझे याद आ गया कि इस सड़क पर जो भी है वो इंसानों के नियमों से नहीं चलता। यहाँ न अच्छे का मतलब अच्छा होता है और न बुरे का मतलब बुरा। यहाँ बस मौजूदगी होती है, भारी और चुप। तभी ट्रक के अंदर लगे छोटे से मंदिर की घंटी अपने आप हिल गई, बिना हवा के, बिना झटके के। बस हल्की सी टन की आवाज हुई और मेरी रूह कांप गई। किशन ने आंखें बंद कर लीं और तेज आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसकी आवाज के साथ साथ वो तीसरी सांस थोड़ी तेज हो गई, जैसे किसी को शोर पसंद ना आया हो। मैंने ट्रक को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया। रास्ता चाहे जैसा भी हो, मुझे बस इस हिस्से से निकलना था। तभी सामने अचानक सड़क के किनारे कुछ दिखा। पहले लगा कोई जानवर है, फिर लगा कोई इंसान बैठा है, और जब पास आए तो दिखा कि वो एक टूटा हुआ ट्रक था, पुराना, जला हुआ। उसके टायर पिघले हुए और केबिन पूरी तरह चकनाचूर। उस ट्रक को देखते ही मेरे दिमाग में ठंडा डर उतर गया, क्योंकि ऐसा ही एक ट्रक कभी मैंने किसी पुराने ड्राइवर की कहानी में सुना था, जो इसी हाईवे पर गायब हो गया था। मैंने उस जले हुए ट्रक की तरफ नहीं देखा, न रुकने की कोशिश की, बस आगे निकल गया। लेकिन जैसे ही हम उससे आगे बढ़े, केबिन के अंदर वो तीसरी सांस अचानक बहुत पास आ गई, इतनी पास कि मुझे अपनी गर्दन के पीछे ठंड महसूस हुई। और उसी पल मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि ये हाईवे हमें डरा नहीं रहा है, ये हमें याद दिला रहा है कि यहाँ कितने लोग आए और यहीं के होकर रह गए, और अगर हम जरा भी कमजोर पड़े तो हमारा नाम भी इसी जंगल की खामोशी में कहीं दब जाएगा। मैंने अपने अंदर बची हुई सारी ताकत समेटी और ट्रक को आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि अब मेरे लिए आगे जाना ही घर जाने का एकमात्र रास्ता था, और पीछे मुड़ना मतलब इसी अंधेरे का हिस्सा बन जाना। जले हुए उस ट्रक को पीछे छोड़ देने के बाद भी उसकी बदबू हमारे साथ चलती रही। जले हुए रबर और पुराने डीजल की मिली जुली गंध ऐसी थी जैसे किसी ने यादों को आग में झोंक दिया हो, और धुआं अब तक हवा में अटका हुआ हो। मेरे सीने में अजीब सी जकड़न थी, और हर सांस के साथ लगता था कि फेफड़ों के अंदर वही धुआं भर रहा है। किशन ने चुप्पी तोड़ी नहीं, शायद उसके पास शब्द बचे ही नहीं थे। उसकी आंखें सामने जमी थीं, और पलकों की हर झपक के साथ वो जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि अभी भी वो जिंदा है। सड़क अब और ज्यादा खराब हो गई थी। डामर कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था और नीचे लाल मिट्टी झांक रही थी। ट्रक के टायर उस मिट्टी पर चलते हुए ऐसी आवाज कर रहे थे जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर नाखून फेर दिए हो। मुझे लगा जैसे ये सड़क सिर्फ गाड़ी नहीं, हमारी हिम्मत भी परख रही है। तभी अचानक ट्रक के पीछे से तेज झटका लगा, ऐसा जैसे किसी ने लोड को जोर से धक्का दे दिया हो। मेरा दिल मुंह को आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं लगाया, क्योंकि इस हाईवे पर रुकना मौत को दावत देने जैसा था। मैंने शीशे में देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर भी मन जानता था कि पीछे कुछ बदल चुका है। किशन ने धीमी आवाज में कहा, भैया वजन फिर से सरक गया है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस एक थका हुआ सच था। मैंने दांत भींचे और ट्रक को संभालता रहा। तभी सड़क के किनारे एक पत्थर पर लाल सिंदूर दिखा। उसके पास टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे और सूखे फूल बिखरे हुए थे। वो कोई पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि किसी की मजबूरी की निशानी थी। ऐसा लगा जैसे किसी ने डर के आगे हार मानकर यहाँ कुछ छोड़ दिया हो।
उस जगह से गुजरते ही केबिन के अंदर अचानक अजीब सी नमी फैल गई, जैसे बरसात नहीं बल्कि सांसों का पसीना हो। मेरे हाथ गीले हो गए और स्टीयरिंग फिसलने लगा। किशन ने अपनी सीट के नीचे से गमछा निकाला और मेरे हाथों की तरफ बढ़ाया। उस छोटे से काम में मुझे इंसानियत की आखिरी डोर महसूस हुई। मैंने गमछा लिया और स्टीयरिंग कस कर पकड़ा। तभी केबिन के अंदर फिर वही तीसरी सांस साफ सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें जल्दबाजी थी, जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा हो और थक रहा हो। मेरे दिमाग में एक पल के लिए ख्याल आया कि क्या ये सड़क सबको ऐसे ही अपने साथ दौड़ाती है जब तक वो टूट न जाए। सामने अचानक एक तेज मोड़ आया। मैंने ब्रेक दबाया, ट्रक हिला और उसी झटके में डैशबोर्ड पर रखा नींबू मिर्च नीचे गिर गया। किशन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने नींबू छुआ, केबिन के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने गुस्से में कहा, मत छू, छोड़ दे, और उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। हवा धीरे धीरे हल्की हुई, लेकिन दिल की धड़कन अब भी कानों में बज रही थी। मोड़ के बाद सड़क थोड़ी खुली हुई लगी। पेड़ पीछे हटे हुए थे और आसमान का छोटा सा टुकड़ा दिखने लगा था। लेकिन उसी खुलेपन में मुझे सबसे ज्यादा डर लगा, क्योंकि यहाँ छुपने की जगह नहीं थी और जो भी आना होता साफ दिखता। तभी दूर सामने सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा हुआ दिखा, इंसान जैसा, सीधा, स्थिर। मैंने आंखें मिचमिचाईं। दिल ने कहा, मत देख, लेकिन आंखों ने देख लिया। वो कोई चेहरा नहीं था, बस एक काला सा ढांचा था जो हेडलाइट की रोशनी में भी रोशनी नहीं पकड़ रहा था। किशन ने तेज सांस ली और बोला, भैया, ये यहीं खड़ा रहेगा क्या? मैंने जवाब नहीं दिया, बस ट्रक को उसकी तरफ बढ़ाता रहा, क्योंकि अब रुकने का मतलब सवाल पूछना था और आगे बढ़ना ही एकमात्र जवाब। जैसे जैसे हम पास आए, वो ढांचा हिलता नहीं था, और जब हम बिल्कुल पास से गुजरे तो मुझे लगा जैसे केबिन के अंदर कुछ अचानक हल्का हो गया हो, जैसे कोई उतर गया हो। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने देखा तो शायद ये हल्कापन कभी वापस ना आए। ट्रक आगे बढ़ता रहा और मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि इस हाईवे पर डर किसी का पीछा नहीं करता, वो बस साथ चलता है, चुपचाप, तब तक जब तक आदमी खुद रास्ता नहीं छोड़ देता। उस काले ढांचे को पार करने के बाद ट्रक जैसे अचानक अपनी असली रफ्तार में आ गया हो, ऐसा लगा। लेकिन ये रफ्तार राहत की नहीं थी, बल्कि उस मजबूरी की थी जिसमें आदमी समझ जाता है कि अब पीछे कुछ छूटा है, पर आगे क्या मिलेगा ये कोई नहीं जानता। मेरी आंखें जल रही थीं, पलकें भारी थीं और दिमाग बार बार यही सोच रहा था कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो ये हाईवे हमें अपनी कहानी का अगला पन्ना बना लेगा। किशन ने गहरी सांस ली। पहली बार उसने लंबी सांस ली थी, जैसे कोई बहुत देर तक डूबा रहा हो और अब सतह पर आया हो। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया, कुछ उतर गया है। मुझे भी वही लगा। केबिन का बोझ कम था, हवा हल्की थी। वो तीसरी सांस अब सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन इस हल्केपन के साथ एक अजीब खालीपन भी था, जैसे कोई चीज साथ चल रही थी और अब अचानक पीछे छूट गई हो। सड़क अब धीरे धीरे बदलने लगी थी। जंगल उतना घना नहीं रहा, पेड़ों के बीच बीच में खाली जगह दिखने लगी थी और दूर कहीं किसी ट्रक का हॉर्न सुनाई दिया। वो आवाज मेरे लिए किसी मंदिर की घंटी से कम नहीं थी, क्योंकि ये याद दिला रही थी कि हम इस दुनिया में अब भी अकेले नहीं हैं। मैंने शीशे में देखा तो पीछे वही अंधेरा था, लेकिन अब वो इतना करीब महसूस नहीं हो रहा था। किशन ने अपने माथे से पसीना पोंछा और डैशबोर्ड पर रखा हुआ कड़ा चूम लिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे, लेकिन आंखों में थोड़ी सी जान लौट आई थी। तभी मुझे अपने पेट में अजीब सी मरोड़ महसूस हुई, डर की नहीं, थकान की। वो थकान जो पूरी रात जागने और डर से लड़ने के बाद शरीर में उतरती है। मैंने मन ही मन सोचा कि अगर ये सड़क हमें छोड़ रही है तो शायद इसलिए कि उसने हमें पूरी तरह तोड़ने की जगह सबक देकर जाने दिया है। कुछ किलोमीटर आगे चलने पर सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। बंद था, लेकिन उसके सामने खड़ी एक पुरानी साइकिल और दीवार पर बने भगवान के नाम ने मुझे हिम्मत दी। मैंने ट्रक नहीं रोका, सिर्फ नजर भर देख लिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर रुक गए तो फिर वही सब लौट आएगा। किशन ने कहा, भैया, अब सुबह होने वाली है।
उसकी आवाज में पहली बार उम्मीद थी। मैंने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा अब भी था, लेकिन उसकी गहराई बदल चुकी थी। वो काला नहीं रहा था, वो नीला सा हो गया था, जैसे रात हार मान रही हो। उसी वक्त मेरे मोबाइल की स्क्रीन फिर जली। इस बार नेटवर्क की एक हल्की सी लाइन दिखी। दिल जोर से धड़का। स्क्रीन पर सच में कॉल आया था। नाम वही था, घर। मैंने कॉल उठाई। उधर से सीमा की घबराई हुई आवाज आई। तुम ठीक हो ना? मैंने कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, क्योंकि गला भर आया था। फिर बस इतना कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस थोड़ी देर में इस रास्ते से निकल जाऊंगा। उसने कुछ और कहना चाहा, लेकिन कॉल कट गया। फिर भी वो आवाज मेरे लिए इस पूरी रात की सबसे बड़ी ताकत थी। किशन ने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान की। वो मुस्कान डर जीतने की नहीं थी, बल्कि बच जाने की थी। सड़क अब धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी। कहीं कहीं संकेत बोर्ड दिखने लगे थे, और मुझे पहली बार यकीन हुआ कि ये हाईवे हमें अपनी सीमा से बाहर फेंक रहा है। लेकिन इस यकीन के साथ एक चेतावनी भी दिल में बैठ गई थी कि जो कुछ हमने यहां देखा, महसूस किया, वो किसी कहानी का हिस्सा नहीं था। वो इस सड़क की सच्चाई थी। और अगर कोई पूछे कि झारखंड का भूतिया हाईवे क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि ये वो रास्ता है जहां डर किसी भूत की तरह नहीं आता, बल्कि थकान, खामोशी और अकेलेपन का चेहरा पहनकर आदमी के साथ साथ चलता है। और जो इसे समझकर निकल जाए, वही सही सलामत घर लौट पाता है। सुबह की पहली हल्की रोशनी जब आसमान में फैली, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर रखा भारी हाथ हटा लिया हो। रात भर जो डर, जो दबाव, जो अनदेखी मौजूदगी हमारे साथ चली थी, वो अचानक दिन की रोशनी में घुलकर हवा का हिस्सा बन गई थी। लेकिन उसका असर हमारे शरीर और दिमाग में साफ दिख रहा था। मेरी आंखें लाल थीं, गर्दन अकड़ी हुई थी और हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे अभी भी स्टीयरिंग के साथ चिपके हों। किशन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वो खिड़की से बाहर उगते सूरज को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार रोशनी देख रहा हो। सड़क अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जंगल पीछे छूट गया था। पेड़ों की जगह खेत दिखने लगे थे। दूर कहीं गांव की धुंधली सी आकृति नजर आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हवा अब सामान्य लग रही थी। न ठंडी, न भारी, न चुभने वाली, बस हवा, जैसी हमेशा होनी चाहिए। ट्रक अपनी सामान्य आवाज में चल रहा था। इंजन अब अजनबी नहीं लग रहा था, जैसे उसने भी पूरी रात डर सहा हो और अब राहत की सांस ले रहा हो। किशन ने बहुत देर बाद कहा, भैया अब लग रहा है कि हम बच गए। उसकी आवाज में कोई खुशी नहीं थी, बस यकीन था। मैंने सिर हिलाया, क्योंकि मेरे अंदर भी यही भावना थी, बच जाने की, जीतने की नहीं। कुछ किलोमीटर आगे जाकर हमें एक असली चाय का ढाबा दिखा, जहां सच में लोग थे। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे पर चाय बना रहा था और पास ही 2 ट्रक खड़े थे। मैंने ट्रक किनारे लगाया, इंजन बंद किया, और जैसे ही इंजन की आवाज रुकी, मुझे एहसास हुआ कि मेरे कानों में अब भी रात की खामोशी गूंज रही है। हम दोनों नीचे उतरे। जमीन पर पैर रखते ही एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे जमीन ने हमें स्वीकार कर लिया हो। ढाबे वाले ने हमें देखकर पूछा, रात में कहाँ फंस गए थे? हमारी हालत देखकर उसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस इतना कहा, झारखंड वाले रास्ते से आए हैं। उसने चाय का कप हमारे सामने रखते हुए बिना कुछ पूछे कहा, भगवान ने बचा लिया। उसे एक वाक्य में पूरी रात समा गई। चाय की पहली घूंट के साथ मेरे शरीर में गर्मी उतरी और आंखों के सामने मां का चेहरा, पत्नी की चिंता और बच्चों की हंसी एक साथ आ गई। किशन ने चुपचाप माथे पर हाथ लगाया और भगवान का नाम लिया। हमने ज्यादा देर वहां रुकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि कुछ रास्तों के बाद आदमी सीख जाता है कि रुकना नहीं, बस आगे बढ़ते रहना है। फिर से ट्रक में बैठे। इस बार केबिन बिल्कुल खाली लगा। न कोई तीसरी सांस, न कोई ठंड, न कोई दबाव, बस मैं, किशन और सड़क। कुछ घंटों बाद जब हम अपने शहर की सीमा में दाखिल हुए और घर का रास्ता सामने आया, तो मेरे सीने में जो बोझ था वो पूरी तरह उतर गया। ट्रक को गली में खड़ा करके जब मैं घर के दरवाजे के सामने पहुंचा, तो मां ने बिना कुछ पूछे मेरे माथे पर हाथ रखा। पत्नी की आंखों में आंसू थे और बच्चे मुझसे ऐसे लिपट गए जैसे मैं बहुत दूर से लौटा हूं। उस दिन मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि हर डर कहानी बनने लायक नहीं होता। कुछ डर सिर्फ जीने के लिए होते हैं।
आज भी जब कोई मुझसे पूछता है कि झारखंड का भूतिया हाईवे क्या सच में भूतिया है, तो मैं बस इतना कहता हूं कि वो सड़क भूतों की नहीं है। वो उन लोगों की यादों से भरी है जो थक गए, डर गए या अकेले पड़ गए। और अगर इंसान हिम्मत, आस्था और अपनों की याद को साथ रखे, तो वो हर भूतिया रास्ते से सही सलामत निकल सकता है। मैं निकल आया, घर पहुंच गया, और यही इस कहानी का अंत है। क्योंकि कुछ सफर डर दिखाकर खत्म होते हैं और कुछ जिंदगी की कीमत समझाकर।